मानचित्र पर आधारित प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा हो या स्टेट पीसीएस पूछे सब में जाते हैं और हर साल इनकी संख्या लिमिटेड भले हो लेकिन रहती है और ये फर्क पड़ता है आपके सिलेक्शन में या सिलेक्शन ना होने में। इसके लिए जरूरी है इन प्रश्नों का अच्छा खासा अभ्यास, और अभ्यास यूं ही ना हो, करंट अफेयर से रिलेट करके हो, यानी कि खबरों में जो जगह चर्चा में है उन्हीं सवालों का अभ्यास हो तो आपके लिए फायदेमंद है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोग्राम शुरू किया था न्यूज ऑन मैप, और न्यूज ऑन मैप के प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने, और चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की पहले सवाल के साथ में। अब ये पहला सवाल जो है ना, वो एक खास जगह से जुड़ा हुआ है जहां पर आग की घटना भी हाल ही में अगस्त के महीने में देखी गई है, और यह आग की घटना ऐसी हुई जो पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा खतरनाक आग की घटना थी, जो वन में हुई थी, जिसको बोलते हैं वन आग्नि। तो सवाल क्या है, कौन सा यूरोपीय देश पिछले 50 वर्षों में सबसे भीषण वनाग्नि की घटना का सामना कर रहा है? फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया या बुल्गारिया? सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, अगर हम यूरोप में देखेंगे, पश्चिम की तरफ आएंगे तो एक देश दिखाई देगा फ्रांस, और इसी फ्रांस के दक्षिण में आग लगी है। औद नाम का क्षेत्र है इस जगह पर। अब इसको जरा पास से देखते हैं। अब यहाँ पे फ्रांस को समझना जरूरी हो जाता है। तो फ्रांस ये आपके सामने है और इसी में दक्षिण की तरफ आग लगी है, और 50 साल में सबसे बड़ी आग है। हालांकि हम देखें स्पेन, पुर्तगाल और कई देशों में भी हाल में आग की घटनाएं हुई, लेकिन ये सबसे बड़ी है और फ्रांस के लिए 50 साल में सबसे बड़ी। अब फ्रांस को चलिए समझते हैं। फ्रांस की सीमा किस किस देश से लगती है? अगर हम एक तरफ से देखें, हम घड़ी की दिशा में यानी कि घड़ी की कांटे की दिशा में आगे बढ़ते हुए चले, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये आपको दिखाई देगा बेल्जियम, फिर यहाँ पे छोटी सी सीमा है लग्जमबर्ग के साथ, फिर उसके बाद फ्रांस की सीमा है ये जर्मनी के साथ, फिर उसके बाद हम देखें तो यह सीमा हमें दिखाई देगी स्विट्जरलैंड के साथ, और उसके बाद यह सीमा आगे बढ़ेगी इटली के साथ, और उसके बाद हम देखें तो मेडिटेरियन सी के साथ यह सीमा बनाते हुए आगे बढ़ते हुए गल्फ ऑफ लियोन से होते हुए स्पेन के साथ सीमा बनाएगी, और उसके बाद बे ऑफ बिस्के यानी कि बिस्के की खाड़ी उसके साथ यह लगी हुई है, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यह इंग्लिश चैनल तक पहुंचेगी, और इंग्लिश चैनल से होते हुए स्ट्रेट ऑफ डोबर, डोबर जल संधि जिसको बोलते हैं, वहां तक हम देखें पहुंचते हुए फिर आगे ये बेल्जियम से यहां लग जाएगी। तो डोबर जल संधि फ्रांस को यूके से अलग करती है, और डोबर जल संधि के पहले है ये इंग्लिश चैनल, और ये है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल के बीच में है डोबर जल संधि, और इंग्लिश चैनल भी देखें तो फ्रांस और यूके के बीच में है। अब चैनल और स्ट्रेट एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो स्ट्रेट होता है, जल संधि होती है, वह थोड़ी सी ज्यादा सक्रिय होती है, और जो चैनल होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है रास्ता। तो एक समुद्री मार्ग के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं चैनल शब्द का इस्तेमाल, लेकिन संधि थोड़ी सी ज्यादा सक्रिय होती है। अब उसके बाद यहां पे बहुत सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि कहां पर है, तो उत्तर पश्चिम यूरोप में है ये पूरा का पूरा फ्रांस, ये देखें। अब उसके बाद सवाल और आ सकते हैं, सवाल आ सकता है कि उत्तर में क्या है, इसके अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में भूमध्य सागर है। कैसे? इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में ये मेडिटेरियन सी है। फिर उसके बाद बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी आप देखें तो इसके पश्चिम में आपको दिखाई देगी, और उसके बाद उत्तर में इंग्लिश चैनल है जो यूके को अलग करता है। फिर उसके बाद डोवर, ये भी इंग्लैंड से अलग करने के लिए है, और उसके बाद नदियां, 3 नदियां तो बड़ी मुश्किल से आपको याद करनी ही पड़ेगी, जैसे एक लॉयर है, गैरोन है, सीन है। अब इन 3 नदियों में से 2 में एक समानता है, जैसे कि जो लॉयर नदी है और गैरोन नदी है, इसको देखिए, ये है गैरोन और ये है लॉयर। ये नदियां कहाँ आई? बे ऑफ बिस्के में। एक और है, लेकिन ये 2 मुख्य नदियां हैं लॉयर और गैरोन, ये दोनों बे ऑफ बिस्के में आती हैं। जो सीन नदी है ये इंग्लिश चैनल पे जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ हम यहाँ पे पर्वतों और पठारों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पॉजगस के बारे में बात करें, ये है फ्रांस में। उसी के हम थोड़ा सा दक्षिण में जाएं तो जूरा है, जूरा के बाद हम देखें आल्प्स है। अब आल्प्स के बारे में
यह दक्षिणी फ्रांस में, हम दक्षिण में पहुंच गए हैं। उसके बाद जूरा पर्वत आल्प्स के उत्तर में है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए जो पिरेनिज है, अब पिरेनिज यहाँ पे है, दक्षिण में एकदम, और ये हमने देखा था यहाँ पे कौन सा देश है, स्पेन है। तो स्पेन के साथ में क्या करता है, पिरेनिज सीमा बनाता है, ठीक है। और आल्प्स की सबसे बड़ी चोटी माउंट ब्लैंक कहाँ पे है, फ्रांस में है। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, फ्रांस पे है। हालांकि ये सिर्फ फ्रांस पे नहीं, अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा यहाँ इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब देश भी हैं। तो उसका विस्तार जो है ज्यादा देशों में है। अब उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात कि वास्जेस पर्वत जर्मनी से लगा हुआ है और फ्रांस को उससे अलग करता है। और एक सेंट्रल मैसिफ है। सेंट्रल मैसिफ क्या है, ये एक पठार है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है नाम, लेकिन ये है वो जगह। ये सेंट्रल मैसिफ नाम से ही पता चलता है, सेंट्रल में आना पड़ेगा थोड़ा। और ये है क्या, ये है एक पठार। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल सी के समीप है। अब ये सवाल किसके लिए है, थाईलैंड, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया या जापान के लिए है। ये सवाल आया कहां से, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। पहले सवाल के जवाब को जानते हैं। जवाब बता दूं चाहे न्यूज बता दूं, आपको आंसर मिल जाएगा। हुआ ये है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख आए और उन्होंने कुछ खास मामलों में 4 दिन के लिए आए और उन्होंने कुछ खास मामलों में सहमति बनाई एक दूसरे के साथ में। एक दूसरे के साथ एक दूसरे देशों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए किस क्षेत्र में, रक्षा प्रमुख है तो किस संबंध में आए होंगे, डिफेंस को लेकर के आए होंगे। तो उनकी बैठक भारत में 4 दिन के लिए हुई। आपस में दोनों देशों के प्रमुख मिले, मुख्य रूप से वहां के जो सेना प्रमुख आए थे वो भारत आए थे। तो सवाल ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में ही हम सवाल करेंगे, तो उसका जवाब क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो जवाब आपको मिल गया है, लेकिन कोरल सी है कहां पे, चलिए कोरल सी को देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के देखिए उत्तर क्या है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब इसको ऐसे बांट लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। ये है कोरल सी, ठीक है। चलिए, अभी बहुत सारी चीजें इसमें जाननी है आपको। अभी इस मैप में बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, आपकी आंखों से आप उसे पहचान भी पाएंगे, बहुत आसान है। अब आप देखें, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में। अगर हम इसके पूर्व में देखें, पैसिफिक ओशन है, साउथ पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में है ये। तो उसके बाद हम देखें तो इसके उत्तर में आपको दिखाई देगा पापुआ न्यू गिनी भी दिखाई देगा, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र भी आपको दिखाई देगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड दिखाई देगा, जो मैप में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। तो न्यूजीलैंड कहाँ पे है, हमने क्या कहा था, ऐसे बांटा था ना। अब दिशाओं को ऐसे बांटा अगर हमने, तो ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट। तो न्यूजीलैंड कहाँ है, दक्षिण पूर्व में है। चलिए, अब उसके बाद हम पूरे के पूरे महाद्वीप को अगर देखें तो पूरे महाद्वीप को ग्लोब में 3 रेखाओं, जो हम मानते हैं कि रेखाएं हैं, जैसे कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, मकर रेखा है। तो उसमें से मकर रेखाओं को हम देखें तो इस प्रकार से जब ये निकलेंगी और निकलते हुए कहाँ पहुंचेंगी, ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया से गुजर के निकलेंगी। यानी कि मकर रेखा निकलती है यहाँ से, ठीक है, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ गोलार्ध में। अब पहली लाइन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। अब यहाँ पे देखिए, उत्तर पश्चिम में तिमोर और अराफुरा सागर इसे इंडोनेशिया से अलग करता है। तो उत्तर पश्चिम में आइए, ये तिमोर और अराफुरा सी किससे अलग कर रहा है, ये इंडोनेशिया वाला पूरा क्षेत्र। यहाँ ईस्ट तिमोर है और यहाँ पे इंडोनेशिया के द्वीप हैं। तो अराफुरा सी और तिमोर सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया का द्वीप यहाँ आगे तक का विस्तार उसका है। फिर उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा जितने भी महाद्वीप हैं, और एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई ग्लेशियर नहीं है। सारे महाद्वीपों में ग्लेशियर मिल जाएंगे, बस इसी में कोई ग्लेशियर नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर पूर्व में कोरल सागर और टोरस जलडमरू मध्य इसे पापुआ न्यू गिनी से अलग करता है। तो कोरल सी तो ये है, ये टोरस स्ट्रेट है, किससे अलग करते हैं, ये पापुआ न्यू गिनी से। तो कोरल सी का विस्तार तो पूरा यहां तक है, ये पूरा विस्तार है। तो कोरल सी और टोरल स्ट्रेट किससे अलग कर दिए इसको, ये पापुआ न्यू गिनी से। पापुआ न्यू गिनी क्या है, ये है, ठीक है। चलिए, तो ये मुख्य बातों में से सारी बातें आपने देखी जो इंपॉर्टेंट थी। अगले सवाल पे आते हैं।
समुद्र के बढ़ते जल स्तर से उत्पन्न खतरे को देखते हुए किस द्वीपीय देश ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ, अब ये सवाल में वर्ड देखिए, पाले-पिली यूनियन ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत हर साल 280 देशवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बसने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी कि दुनिया में एक ऐसा देश है जो समुद्र के बढ़ते जल स्तर से खतरे में आ रहा है, यानी कि समुद्र का जो जल स्तर है उससे ज्यादा ऊंचाई पर वो देश है नहीं, और एक द्वीपीय देश है, ये भी लिखा है। द्वीपीय देश ज्यादा खतरे में रहते हैं, जो देश महासागरों में है तो उनकी ऊंचाई थोड़ा समुद्र जल स्तर से ऊपर है। अब ये कौन सा है वही हमें पहचानना है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि हुई थी, फाले-पिली यूनियन ट्रीटी। 280 देशवासी जो है उस देश के, जो भी द्वीपीय देश है, वो ऑस्ट्रेलिया में हर साल बसाए जाएंगे। अब आइए कौन सा है वो देश, न्यूजीलैंड, तुवालू, माइक्रोनेशिया या किरिबाती? सही जवाब क्या है? तुवालू, यानी कि बी। तुवालू ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा दूर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है। अगर हम देखें तो ये है पैसिफिक ओशन में तुवालू, ठीक है, छोटा सा ये है तुवालू, ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये हवाई आइलैंड्स, हवाई द्वीप समूह। तो हवाई और ऑस्ट्रेलिया, हवाई पे किसका है अधिकार है? ऑस्ट्रेलिया का। तो हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच, हवाई पे किसका है? यूएस का, अमेरिका का। तो हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है तुवालू। अब इस तुवालू का समझौता ऑस्ट्रेलिया से हुआ कि हर साल 280 लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? समुद्र जल स्तर में वृद्धि, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई नहीं है, बहुत कम ऊंचाई पर 4.5 मीटर वहां पे अधिकतम ऊंचाई है, जो समुद्र स्तर से है वो भी अधिकतम है, यानी कि 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हर कोई नहीं है, उससे कम ऊंचाई पर भी है। और समुद्र जल स्तर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। क्यों वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इस प्रकार के ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। हम ईंधन ऐसे उपयोग कर रहे हैं जो जीवाश्म है, और उसके अलावा हम जो बहुत सारे नवाचार या हम देखें औद्योगिकरण हो रहा है, वहां पे भी ऐसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है जो कि नुकसानदायक है। तो खतरा इसीलिए है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ें, तो हो सकता है कि वो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर हम कंट्रोल कर सकें। वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी की स्थिति में खतरा तो साफ साफ दिख रहा है, अभी तो हम खतरे की तरफ बढ़ ही रहे हैं। तो अब ऐसे में तुवालू का सबसे एक उत्तरी द्वीप है नानू मैया। अब नानू मैया कहीं भी लिखा है, कहीं कहीं पे नानू मैया लिखा है, अलग अलग तरीके से इसका उच्चारण मिल जाएगा। नानू मिया ये सबसे उत्तर में एटॉल है। एटॉल मतलब कि जो प्रवाल भित्तियां चारों तरफ से घेरा हुआ है उसे। अब उसके अलावा 9 मुख्य रूप से यहाँ पे हम देखें तो 4 रीफ द्वीप हैं, 5 कोरल एटॉल्स हैं। अब ये जो मुख्य बातें थी, इसमें से आपको नाम पता रहे, किस देश के साथ इसकी संधि हुई है, कितने लोगों के लिए हुई है, कब हुई है, संधि का नाम क्या है, कहाँ पे है, समीप में कौन सा देश है, ये खुद कहाँ पे है। चलिए अब उसके बाद अगली खबर देखिए। अगली खबर किससे है? इंडिया न्यूजीलैंड से के संदर्भ में है, और वहां पे एक खास तरह का डिफेंस को लेकर के स्ट्रेटेजिक डायलॉग देखने को मिलता है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। अब देखिए भारत न्यूजीलैंड के बीच में जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, एक तो हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख जो थे उनकी भारत से बातचीत हुई। अब यहाँ पे भारत की न्यूजीलैंड से भी स्ट्रेटेजिक डायलॉग हो रहे हैं। किस मामले में हो रहे हैं? डिफेंस के सेक्टर में हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सवाल को, कथनों को पहचानिए, इसमें फिर बताना है कितने कथन सही है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। दूसरा, यह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। तीसरा, इसके 2 मुख्य द्वीप उत्तरी और दक्षिणी द्वीप हैं जो कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। अब तीनों स्टेटमेंट के लिए हमें न्यूजीलैंड को अच्छे से जानना पड़ेगा। चलिए जानते हैं। अब न्यूजीलैंड कहां पे, हमने पहले ही देख लिया था, ऑस्ट्रेलिया के कहां है? दक्षिण पूर्व में। ये है न्यूजीलैंड। अब ये जो न्यूजीलैंड है कहां पे है? साउथ पैसिफिक ओशियन में है। साउथ पैसिफिक ओशियन में ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये है। तो आप देखें ये 2 बड़े द्वीप दिखाई दे रहे हैं, मुख्य रूप से 2 बड़े, और भी छोटा कुछ आपको दिख रहा होगा, लेकिन बड़े द्वीप 2 हैं। अब आ जाइए वापस से, न्यूजीलैंड दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। तो ये कौन सा है? साउथ पैसिफिक ओशियन में, साउथ आ गया, और ये है किस तरफ? पश्चिम की तरफ है। पूर्वी वाला उत्तर और दक्षिण अमेरिका की तरफ है। तो अब ये क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा, यह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर है क्या?
रिंग ऑफ फायर एक ऐसी हम कह सकते हैं अंगूठी जो जलती हुई है, तो वो हो गया रिंग ऑफ फायर। आप देखिए उसी तरह से कुछ बनी हुई दिखाई देती है, ये रिंग ऑफ फायर है। बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं इसी क्षेत्र में आपस में टकरा रही हैं और ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ पर दुनिया के 90%, ये जो क्षेत्र दिख रहा है जो स्पेशली मेंशन है दुनिया के नक्शे पर इस प्रकार से, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे 90% से जितने भूकंप आते हैं दुनिया को, इसी क्षेत्र में दुनिया के जितने ज्वालामुखी आते हैं उसका खास नंबर इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल इस क्षेत्र में ज्यादा दिखाई देती है। तो अब आप देखें तो ये पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका का ये पश्चिमी हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का ये पश्चिमी हिस्सा है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये एशिया वाला क्षेत्र दिखाई देगा, पूर्वी एशिया का। और उसके बाद हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो हमें दिखाई देगा ये क्या है, ये न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड जो है रिंग ऑफ फायर में आता है। अगर आप उधर देखें तो ये जो फिलीपीन वाला हिस्सा दिखाई देता है, ये पूर्वी एशिया का वही सब देश। जापान ट्रेंच आपको दिखाई दे रहा होगा, जापान नाम सुनते ही आपको याद आया होगा, हाँ उधर बड़ी भूकंपीय घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी घटनाएं, तो सब चीजें आपको कनेक्ट होती दिखाई देंगी। खबरें इन्हीं क्षेत्रों से बारे में ज्यादा रहती हैं, जब भी कुछ ऐसी घटनाएं ज्वालामुखी की उससे देखने को मिलेगी, भूकंप की मिलेगी। ठीक है, सिर्फ यही नहीं होती, और भी होती है, लेकिन दुनिया की ज्यादा मात्रा में यही होती है। तो एक ऐसा जो ऑब्जर्वेशन हुआ तो समझ में आया कि ये वो क्षेत्र है और इसको मार्क किया गया। तो मार्क करने पर इसको जिस तरह से देखा गया एक रिंग की तरह, और इसको क्या कह दिया गया, रिंग ऑफ फायर। चलिए अब उसके बाद यहां पे दूसरा स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरा, इसके दो मुख्य द्वीप उत्तरी और दक्षिणी द्वीप हैं जो कुक जल संधि द्वारा अलग होते हैं। तो दो मुख्य द्वीप हैं उत्तर और दक्षिणी। अब इसको बोल रहा है कुक जल संधि, ये है कुक स्टेट, अलग होते हैं इन दोनों के द्वारा, ये उत्तर और ये दक्षिण। जल संधि क्या काम करती है, दो जो हम कह सकते हैं थल क्षेत्र है उसको अलग करती है और दो जल क्षेत्र को जोड़ती है। तो पैसिफिक ओशियन का हम रास्ता देखें, यहां से निकलते हुए पहुंचेगा तो ये तस्मान सी से कनेक्ट करेगा, और ये वही तस्मान सी है जो ये दिखाई देती है। तो ये तस्मान सी इधर पैसिफिक ओशियन वाला ही क्षेत्र है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, ये बात देख ली। सीमावर्ती जल निकाय तस्मान सागर है, प्रशांत महासागर है, देख लिया। फिर उसके बाद कैंटरबरी के जलोढ़ मैदान यहाँ पे स्थित है। अब कैंटरबरी के जलोढ़ मैदान का मतलब क्या होता है, जलोढ़ मैदान का मतलब क्या है, देखिए जलोढ़ मैदान का मतलब यह है कि जैसे कोई नदी है, अब वो नदी पर्वत से आ रही है आगे बढ़ते हुए, तो अपने साथ बहुत सारे कण लेकर आ रही है। इन्हीं कणों को, कण से बन गए, कण से बहुवचन में हो गए कणों को, ये बहुत सारे कण या बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ अपने साथ जो लेके आती है, और ये जब आगे चल के मार्ग में इकट्ठा होते हैं, एक मैदान इनसे जब तैयार होता है जो अपने आप में बड़ा उपजाऊ होता है, तो वह जलोढ़ मैदान होता है। सक्रिय ज्वालामुखी माउंट रुपेहू, व्हाइट आइलैंड, इस सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। अब माउंट कुक यहाँ पे आपको दिखाई देगी, सबसे ऊंची चोटी है 7354 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद नदियां हैं वाईकाटो, वाईकाटो का भी अपना एक जलोढ़ मैदान है, जो जलोढ़ मैदान बताया ना। उसके अलावा क्लूथा है, वांगानुई है, और जीलैंडिया नामक एक लघु महाद्वीप का यह हिस्सा है। जीलैंडिया अपने आप में, कई ऐसे वैज्ञानिक या विद्वान हैं जो कहते हैं कि जीलैंडिया अपने आप में एक अलग महाद्वीप के रूप में है दुनिया में, जो न्यूजीलैंड है उसी का एक हिस्सा है। तो अब ये तो बड़ा छोटा सा है, तो फिर इसको कैसे बोलते हैं कि एक महाद्वीप के रूप में इसको एक महाद्वीप का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि जीलैंडिया जो है कहा जाता है जैसे एक समय पे पूरी दुनिया के सारे कहते हैं कि थल खंड आपस में जुड़े हुए थे, फिर उसके बाद वो दो टुकड़ों में बटे, फिर कई टुकड़ों में बटे। एक टुकड़े का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक है, और भी एक और टुकड़ा था, आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वहां से एक टुकड़ा निकला अलग से जिसका नाम पड़ा जीलैंडिया। अब वो समुद्र के नीचे चला गया, जल से, जो जल का ऊपरी स्तर है उसके ऊपर नहीं रहा, धीरे धीरे करके नीचे चला गया, सबमर्ज हो गया। अब पानी के अंदर वो चला गया, लेकिन उसका अपना एक अस्तित्व है, और उसी का एक हिस्सा है न्यूजीलैंड, और एक है न्यू कैलेडोनिया, वो भी उसी का हिस्सा। तो ऐसे मांग उठती है कि कह दिया जाए या कर दिया जाए, महाद्वीप का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन ऐसा इस पर कुछ आप सुनने को नहीं पाएंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है। चलिए अब एक अगला सवाल, फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, यह पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित है,
इसके उत्तर में लुजोन, मध्य में विसाय और दक्षिण में मिंडानाओ द्वीप स्थित हैं। जवाब आपने देख लिया, इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया था ना, जवाब देख लीजिए। तीनों ही कथन इसमें क्या है, पहला वाला सही मिल गया था, दूसरा वाला कथन सही मिल गया था और तीसरा वाला इसमें सही मिल गया था। तो इसमें सभी 3 कथन सही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिलीपींस को लेकर के पहला है यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, दूसरा है यह पश्चिमी हिंद महासागर में अवस्थित है और तीसरा इसके उत्तर में लुजोन, मध्य में विसाय और दक्षिण में मिंडानाओ द्वीप स्थित है। कितने कथन इसमें से सही हैं? फिलीपींस, अब ये फिलीपींस चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनके बीच में भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी हाल में देखने को सुनने को आई है, अनाउंस की गई है। ये है फिलीपींस, कई सारे द्वीप आपको दिखाई दे रहे होंगे, उनसे मिलकर बना है फिलीपींस, है ना। अब ये फिलीपींस देखिए पैसिफिक ओशियन है, इसके पूर्व में दिखाई देता है, और उसी पैसिफिक ओशियन के विस्तार में हम पश्चिम में देखें तो साउथ चाइना सी है, और ये पूरा का पूरा क्या क्षेत्र है, एशिया का है, और ये अपने आप में खुद एशिया का पार्ट है फिलीपींस। तो यहाँ पे सवाल में दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित द्वीपीय देश है, दक्षिण पूर्व में है, ये बात सही है। फिर यह पश्चिमी हिंद महासागर में अवस्थित है, तो हिंद महासागर में कहाँ है, यह तो पश्चिमी पैसिफिक ओशियन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इसके उत्तर में लुजोन, मध्य में विसाय और दक्षिण में मिंडानाओ। चलिए देखें, अब ये जो है फिलीपींस, इसको 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया। बहुत सारे द्वीप हैं लेकिन 3 मुख्य भाग में, एक सबसे उत्तर का है, ये हो गया लुजोन, फिर बीच में विसायस और सबसे नीचे दक्षिण में मिंडानाओ। तो कभी इसके क्रम को लेकर के सवाल आ जाए तो आपको पता रहे, ठीक है। तो सबसे ऊपर लुजोन, विसाय, मिंडानाओ, फिलीपींस जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में है, प्रशांत महासागर में है, और इसके पश्चिम में साउथ चाइना सी है, और इसी साउथ चाइना सी में चीन के साथ में इसकी थोड़ी सी खींचतान भी चलती रहती है। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है, कितने कथन सही थे, पहला वाला सही था और तीसरा वाला सही था, लुजोन, विसाय और मिंडानाओ क्रम में है। तो अब ऐसे में क्या हो गया, केवल 2 सही हैं। चलिए आगे आ जाएं अगले सवाल पे। अगला सवाल जानने से पहले इसकी जो मुख्य बातें थी वो एक बार जान लीजिए। दक्षिण चीन सागर पूर्व में प्रशांत महासागर है, सुलू और सेलेब सागर उत्तर में बाशी चैनल। अब ये कहां पे है, सुलू और सेलेब सागर, अब देखिए, अब यहां पे आप देखें तो ये जो लुजोन स्टेट दिख रहा है, इसी लुजोन स्टेट के ऊपर बाशी चैनल है, और जो बाशी चैनल है वो इस पे है, पैसिफिक ओशियन पे ही है इसका मतलब, ठीक है। अब वहां पे वही नाम आ गया, बाशी चैनल इसके उत्तर में है। सुलू और सेलेब सागर भी है दक्षिण में, तो इसके दक्षिण में ये सुलू सी है और ये सेलेब सी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखाई देगा बाशी चैनल है, ये ताइवान है, और ताइवान और फिलीपींस के बीच में ये बाशी चैनल है, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और उसके अलावा आपको बाकी चीजें तो पता ही चल गई। अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न क्या है, समाचारों में रहे निंगालू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह ऑस्ट्रेलिया के सुदूर दक्षिणी तटरेखा पर स्थित एक तटीय क्षेत्र है। फिर उसके बाद यह जलवायु परिवर्तन के चलते यहाँ बड़े पैमाने पर प्रवाल विरंजन हुआ है। फिर उसके बाद यह तटरेखा रीफ से घिरी हुई है जो एक विश्व धरोहर स्थल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में जब हम अगले हफ्ते मिलेंगे रविवार की शाम को, तो हम इस सवाल पे चर्चा भी करेंगे। तो मुलाकात हमारी अगले हफ्ते होगी। जितने सवाल आज आपने किए हैं, एक तरफ से सारे सवालों के आंसर अगर आप देखना चाहें तो फिर देख सकते हैं। पहले आप देखिए कौन सा देश पिछले 50 वर्षों में सबसे भीतर वनाग्नि घटना का सामना कर रहा था, तो हमने इसका आंसर क्या बताया था, फ्रांस। फिर उसके बाद अगले सवाल में आए, अगले सवाल में कोरल सी के समीप कौन सा है इनमें से, ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद अगले सवाल में आए, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया का किस देश के साथ में एक समझौता हुआ है जिसका नाम है फेली पिली यूनियन ट्रेटी। इसके तहत क्या होगा, संधि हुई है ये, इस संधि के तहत 280 लोग हर साल ऑस्ट्रेलिया में बसाए जाएंगे। देश का नाम है तुवालू। फिर उसके बाद अगला सवाल हमने देखा था न्यूजीलैंड के बारे में था। न्यूजीलैंड जो कि दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में है और यह रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, और 2 मुख्य द्वीप इसमें उत्तरी और दक्षिणी द्वीप है, कुक जल संधि से अलग होते हैं। तीनों बातें सही थी, तो सभी 3 हमारा आंसर था। फिर उसके बाद हमने अगले सवाल पे जब कदम रखा तो हम बढ़ गए फिलीपींस के संदर्भ में, और फिलीपींस के संदर्भ में पता चला कि यह पश्चिमी हिंद महासागर में अवस्थित नहीं है, यह तो
प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो कितने कथन सही थे? केवल 2 ही कथन सही थे। तो उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए आज के अभ्यास प्रश्न को देखिए और उम्मीद है कि अब आप इसका जवाब देंगे। अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। जिन लोगों ने 15 अगस्त मना लिया है, तो बीते दिनों को कहा जाता है कि याद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बीत गए हैं, लेकिन वो दिन जो बीते थे और बड़ी खुशी के दिन थे, उन्हें तो याद किया जा सकता है। तो आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके अलावा जिन लोगों ने जन्माष्टमी को मना लिया है, उनके लिए भी जन्माष्टमी की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।